Recording this. Okay, so first question यहाँ पे दिया है किस एग्जाम्पल में 5 kg का ब्लॉक है, 20 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर हम एक्सटर्नली लगा रहे हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है 0.2। पूछा है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द इंटरेक्शन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ओके, सो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे म्यू के दिया है, मतलब बॉडी 100% मूव होगी। यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, मतलब बॉडी मूव होगी। आगे के क्वेश्चन में और क्लियरिटी आएगी। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो हमने इसकी एफबीडी निकाली। 20 न्यूटन फोर्स एक्सटर्नल हम ब्लॉक के ऊपर लगा रहे हैं। सो एफबीडी किसकी है? ये 5 kg ब्लॉक की है। mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी। रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन अपोज करता है तो 5 kg ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा एफ के। तो हम एफ के की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है म्यू इंटू एन होता है। एन इज इक्वल्स टू एम जी, यहाँ से पता चल गया कि एन की वैल्यू मैंने एम जी रख दी। मास है 5, सो 5 इंटू 10 50। एम जी कितना हो गया? 50। जी की वैल्यू हम 10 रखते हैं यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया 10 न्यूटन। सो 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा मोशन को जब हम एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन लगाएंगे। अच्छा, तो इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। पहला आंसर आ गया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया 10 न्यूटन। इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वैसी इंफॉर्मेशन ही क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम। 20 न्यूटन आगे, 10 न्यूटन पीछे, तो 20 न्यूटन के डायरेक्शन में बॉडी का मोशन होगा। सो हमने लिखा नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये वाला एक आंसर और एक दूसरा वाला आंसर। ओके, सो इन द सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया था 20 kg का ब्लॉक, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया था और यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी थी 0.5 और पूछा था फ्रिक्शन फोर्स भैया बताओ कितना है। और ये जो म्यू है ये कौन सा म्यू है? स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है या काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो भी बताना है। और जो एक्सेलरेशन इसके कितना होगा वो बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकाली। 100 न्यूटन आगे लग रहा है फोर्स, तो हमने भी यहाँ पे 100 न्यूटन आगे दिखा दिया। फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को, तो ब्लॉक के ऊपर पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली ऊपर और एम नीचे। सो फ्रिक्शन फोर्स पहले फाइंड आउट कर लेंगे हम। एफ इज इक्वल्स टू म्यू एन, कौन सा है? लिमिटिंग है, काइनेटिक है, कुछ भी पता नहीं है। म्यू की वैल्यू पुट कर दी 0.5। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू एम जी, तो वो पुट कर दिया। एम जी का आया यहाँ से 200, सो 200 इंटू 0.5 इज 100 न्यूटन। सो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आई 100 और मैंने देखा कि अप्लाइड फोर्स भी कितना है? 100 न्यूटन है। मतलब बॉडी रेस्ट में रहेगी क्योंकि आगे 100 पीछे 100, बॉडी मूव नहीं होगी। और बॉडी जब मूव नहीं होगी, जो फ्रिक्शन लगता है बिना बॉडी मूव हुए, उसको कहते हैं कि वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। सो ये जो 100 न्यूटन है दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और वो मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि 101 लगाएंगे आगे तो एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम कितना लग सकता है? 100 न्यूटन। तो हमने कहा कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन में ये उसकी कौन सी वैल्यू है? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की। एंड व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर हमने देखा कि इसका एक्सेलरेशन कितना है। देख से ही पता चल रहा है कि नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है। 100 आगे 100 पीछे, 100 माइनस 100 इज इक्वल्स टू एम ए, तो ये 0 इज इक्वल्स टू एम ए। और मास तो 0 नहीं होगा तो एक्सेलरेशन बॉडी का क्या होगा? 0। या इतनी स्टेप करने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ से पूरा पूरा दिखाई पड़ रहा है कि पीछे 100 और आगे 100, तो नेट एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा 0। ओके, सो इन द क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे 20 kg का ब्लॉक दिया है, 100 न्यूटन का फोर्स एक्सटर्नली हम लगा रहे हैं और म्यू की वैल्यू दी है 0.6 और बोला भी नहीं कि ये स्टैटिक है या काइनेटिक है। सो फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। और कौन सा फ्रिक्शन फोर्स ये भी नहीं बताया, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकाला। सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले एफबीडी निकाल लो। आगे 100 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स पीछे, एन ऊपर एम जी नीचे, और ये एफ की वैल्यू निकाल लो। सो एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन किया, एन इज इक्वल्स टू एम जी पुट किया, 10 इंटू 10, 20 इंटू 10। सो 0.6 इंटू 20 इंटू 10 आ गया 120 न्यूटन। तो हमने देखा कि अच्छा ये 120 न्यूटन क्या होगी इसकी? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी। और ये वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स से ज़्यादा है, मतलब ये स्टैटिक में होगा। बॉडी कैसी रहेगी? रेस्ट में रहेगी। अच्छा, तो ऐसा नहीं होगा, ये गलत तरीका देखो। यहाँ पे मैंने जो गलत लिखा है वो क्या है? पीछे 120 मतलब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 120, आगे 100, तो यहाँ से तुमने किया 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20 है। सो 20/20 इज इक्वल टू है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड। ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 120 नहीं लगेगा बेटा, यहाँ पे भी लगेगा पीछे 100 न्यूटन। अगर 110 न्यूटन होता है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक वाला है वो कितना लगता? 110 न्यूटन।
अगर तुम यहाँ पे 130 न्यूटन का फोर्स लगाते तो पीछे कितना लगता, तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की कितनी है 120 न्यूटन, तब वो 120 न्यूटन लगता। तो ये केस में मैंने पूछा कि एक्सेलरेशन होगा क्या ब्लॉक का, तो तुम कहोगे नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स से कैसी है, ज्यादा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स सेल्फ एडजस्ट होके 100 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन इन दिस केस इट विल बी 0 और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 120 न्यूटन। कोई तुम्हें पूछेगा कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो उसका आंसर क्या होगा 100 न्यूटन, क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। ओके, सो इन द क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है 5 kg का ब्लॉक जिसके ऊपर हम 35 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, और क्वेश्चन में दिया है दो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू, एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.6 एंड काइनेटिक दिया है 0.4। हमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं बेटा, फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। तो हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के लिए म्यू एस इंटू एन ये फॉर्मूला लिया, एन इज इक्वल्स टू एम जी होगा। यहाँ पे मैंने फ्री बॉडी डायग्राम नहीं निकाली, फिर भी तुम अभी समझ सकते हो, वेरी सिंपल, एन इज इक्वल्स टू एम जी, और एम जी कितना है 5 इंटू 10 दैट इज 50। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन। फिर हमें पूछा है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पूछा मतलब बॉडी मूव करेगी, ये तो श्योर है। अच्छा, क्योंकि यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी थोड़ा जजमेंट आ सकता है तुम्हें अगर तुम गौर से देखते हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है 30 न्यूटन। अच्छा, और हम लगा कितना रहे हैं 35 न्यूटन, मतलब ये तो पक्का कि बॉडी मूव करेगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इसीलिए उन्होंने पूछा है। जब बॉडी मूव करेगी तो इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाएगी और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। जब मोशन में होती है बॉडी तो स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम होती है। अच्छा, वो आंसर से भी पता चल जाएगा। तो पहले निकाल लेते हैं मैथमेटिकली, म्यू के इंटू एन किया हमने, म्यू के की वैल्यू 0.4 पुट करो, नॉर्मल रिएक्शन दोनों केस में सेम ही लग रही है 50, सो आंसर आया 20 न्यूटन। अच्छा, मतलब जब बॉडी मूव करेगी तब फ्रिक्शन फोर्स इंटरलॉकिंग टूटने के कारण कितना लगेगा अभी बॉडी के ऊपर 20 न्यूटन लगेगा। ठीक है, अभी पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो हमने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकाली, 35 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, और वो कितना लेना है 30 लेना है या 20 लेना है ये कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे बॉडी मूव करेगी, बॉडी जब मूव करेगी इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाएगी, और तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बॉडी के ऊपर 20 न्यूटन, तो हमने लिया पीछे 20 न्यूटन। सो तुम एक चीज़ याद रखना, अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा तब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ये नहीं रहती, वो उससे कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरलॉकिंग टूट जाएगी, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए काइनेटिक कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे दिया था 0.4, तो हम वैल्यू निकाल पाए, कितनी आई वो 20 न्यूटन आई। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लेंगे यहाँ पे 20 न्यूटन, 30 नहीं लेना। अगर यहाँ पे फोर्स होता 25 न्यूटन तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता 25 न्यूटन, तब एक्सेलरेशन कितना होता बॉडी का 0। या अगर मैं कहता हूँ एक्सटर्नल फोर्स 29 न्यूटन होता तो फ्रिक्शन फोर्स भी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, कितना होता 29 न्यूटन, तब एक्सेलरेशन कितना होता बॉडी का 0। अगर मैं कहता हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन है, बॉडी कितना फोर्स लगाती, वो भी लगाती 30 न्यूटन, तभी भी एक्सेलरेशन कितना होता 0। जब मैंने 35 न्यूटन का फोर्स लगाया, या 35 न्यूटन ही क्यों 31 लगाओ तुम, 31 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे कितना लगेगा, वो 30 नहीं लगेगा, वो लगेगा 20 न्यूटन, क्योंकि बॉडी का फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स वो 30 से ज़्यादा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से जब ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो इंटरलॉकिंग टूटेगी, वही फंडा में समझाने की कोशिश कर रहा था। ओके, बैक टू द क्वेश्चन, एक्सेलरेशन यहाँ पे पूछा था। सो 35 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा 20 न्यूटन, सो 35 माइनस 20 इज इक्वल्स टू एम ए, सेकेंड लॉ से या इक्वेशन ऑफ मोशन से। 35 ही पहले क्यों लिया हमने, क्योंकि इट इज़ अ ग्रेटर फोर्स और एक्सेलरेशन वही डायरेक्शन में होगा। सो 35 माइनस 20 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है यहाँ पे 5, 35 माइनस 20 इज 15, सो 15 इज इक्वल्स टू 5 है, एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से 15/5 इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। तीनों आंसर हमारे पास आ गए हैं। सो इन द क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है 5 kg का ब्लॉक है और हमने 45 डिग्री एंगल पे 20√2 न्यूटन का फोर्स लगाया है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.3। हमें पूछ रहे हैं कि फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स, एक्सेलरेशन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, उसके लिए 3 ऑप्शन। सबसे पहले हमने फ्रिक्शन फोर्स निकाला और उसके भी पहले हमने यहाँ पे देखा
कि फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए हमने 0.3 इंटू 50 कर सकते हैं, तो हमने कहा कि कर सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 50 नहीं लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन गलत लगेगी। कौन सी सही होगी फिर? हमने इसके कंपोनेंट लिए 20√2 कॉस 45 डिग्री और ऊपर एक कंपोनेंट आएगा 20√2 साइन 45 डिग्री। तो हमने यहाँ पे ये कंपोनेंट दिखा दिया, ऊपर वो कंपोनेंट दिखा दिया, एन भी दिखा दिया, पीछे फ्रिक्शन फोर्स और नीचे एम जी। या फिर हमने कैलकुलेट किया एफ इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा है और काइनेटिक ही निकाल पाओगे क्योंकि काइनेटिक कोएफिशिएंट ही की वैल्यू दी है, स्टैटिक की हम न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में नहीं निकाल सकते क्योंकि म्यू एस की वैल्यू यहाँ पे गिवन ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पे म्यू के इंटू एन, एन निकालने के लिए हमने वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट किया। सो यहाँ पे ऊपर दो फोर्सेस है, एन प्लस 20√2 साइन 45 ये कर दिया इज इक्वल्स टू नीचे कौन सा एम जी, वहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ गया 30 न्यूटन और उसको हमने कर लिया हाईलाइट। और हम आगे गए फिर 0.3 इंटू 30, 0.3 इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, सो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 9 न्यूटन। सो हमें एक्सेलरेशन पूछा है फाइनली, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। सो आगे हमने फोर्स कितना लगाया है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा ना, वो रेस्ट में ही है, जो कुछ एक्सेलरेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इज 20, पीछे फ्रिक्शन फोर्स 9, एक्सेलरेशन आगे होगा। तो 20 माइनस 9 इज इक्वल्स टू एम, एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द आंसर। और तीसरा पूछा है कि स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, तो हमें पता है कि स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू एस, इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, मतलब इसकी वैल्यू 0.3 से बड़ी होगी, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मैं जाते जाते तुम्हारे लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस होमवर्क के क्वेश्चन को लिखो, एग्जाम्पल नंबर 6। मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूँ और इसी के अंदर थोड़े से बदलाव कर लेता हूँ। सो मैंने यही क्वेश्चन लिया, कॉपी किया मैंने, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और बस इस फोर्स को मैंने यहाँ से हटा दिया। म्यू के को वही रख रहा हूँ मैं, बस यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। म्यू के की वैल्यू दी है 0.3। ऐसा नहीं है कि म्यू के इधर से निकाला मतलब आगे कुछ होगा और पीछे कुछ होगा, तो म्यू के को यही यहाँ से लिखो, उसका कोई मतलब नहीं होता है, बस मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं फोर्स जो लगा रहा हूँ इसके ऊपर ऐसा लगा रहा हूँ, ठीक है, आई एम अप्लाइंग फोर्स लाइक दिस, और उतना ही कितना था वो 20√2 न्यूटन का, और इसका एंगल भी वही लेते हैं 45 डिग्री, और तीनों क्वेश्चन सेम, यही क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। वो तुम्हें जानकारी मुझे देनी है साइंटिफिकली। सर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है इसमें, किसका? वो सोच के देखना तुम, क्या चेंजेस आएंगे, क्या नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगी, वो देख के चेक करो कि क्या उसका सेम आंसर आता है या अलग आता है, पूरे कैलकुलेशन से करके। ऐसा नहीं है कि तुम